देखिए हमने चैप्टर 2 में कराया था एसिड बेसिस एंड साल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण। चैप्टर का नाम है अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो अम्ल हम कैसे पहचानते हैं, क्षार कैसे पहचानते हैं और लवण कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम अम्ल तथा क्षार से शुरुआत करते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, ये हम बताएंगे बाद में। तो अभी अम्ल और क्षार के बारे में बताते हैं। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुण, अम्ल तथा क्षार की भौतिक गुण और उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे अम्ल तथा क्षार। अम्ल तथा क्षार होते क्या है, तो सबसे पहले अम्ल है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो एसिड श्योर इन टेस्ट। एसिड का स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीला जो लिटमस पेपर आता है उसे ये लाल कर देते हैं। तथा जलीय अम्ल में, जलीय विलयन में ये H+ आयंस देते हैं। और अगर क्षार की बात करें तो क्षार जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये ठीक अम्ल तथा क्षार, अम्ल के ठीक अपोजिट होता है। अम्ल में ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल धातुओं को संक्षारित कर देती हैं तथा क्षार का जो क्षार होते हैं वो मुलायम होते हैं, सोपी होते हैं। साबुन बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, तो वो क्षार के अंदर ही आता है। अम्लों की जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। pH स्केल, जो pH होता है उसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। इसमें pH वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है, जैसे pH का स्केल होता है वो 0 से 14 तक होती है, 0 से 14 तक। 0 से 14 में दो पार्ट में डिवाइड होता है, 0 से 7 और 7 से 14। तो 0 से लेकर के 7 तक जिसका pH मान होता है वो 7 से कम, जिसका 0 से 7 से कम होता है pH मान, वो अम्ल कहलाते हैं। और जिनका pH मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षार कहलाते हैं। और जिसका pH मान 7 होता है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, यानी उदासीन कहलाता है। उदासीन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यानी कि उदासीन जैसे पानी है, जल है, तो जल का pH मान 7 होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उदाहरण के लिए अम्ल क्या क्या होते हैं। उदाहरण में है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये है दूसरा नाइट्रिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सभी अम्ल हैं। और ये कैसे अम्ल हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये प्रबल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल के कारण, यानी कि इनका जो सबसे पहले रखा गया है 3 चीजों को, 3 अम्लों को। 3 अम्ल के बाद जितने भी अम्ल हैं वो सभी ज्यादातर दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल में हम बात करें तो दुर्बल अम्ल में CH3COOH एथेनोइक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2O2। फार्मिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कभी कभी कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है। पूछ लिया जाता है कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में, यानी कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल होते हैं, ऑरेंज है, ये इनमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं, और भी पूछ ले लेता है कि वो दूध में कौन सा एसिड होता है, तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है। खट्टा दूध होता है, यानी दही, खट्टा दूध, तो उसमें
एसिड पाया जाता है लैक्टिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, वो टमाटर में पाया जाता है। तो बहुत सारे इस तरीके से पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अम्लों के रासायनिक गुणों की बात करते हैं। तो अम्ल के रासायनिक गुण का क्या क्या होते हैं, अम्ल किसके साथ में अभिक्रिया करते हैं और क्या उत्पाद बनाते हैं और कौन सी गैस निकलती है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहला इसका रासायनिक गुण है कि जब ये अम्ल किसी धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी, यहाँ लिखा भी है अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो धातु प्लस अम्ल से बनेगा हमारा लवण और हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्या ये वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने एक जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए और जिंक को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में हम उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हमने पहले रिएक्शन कराया जिंक के साथ में, जिंक है और H2SO4 एसिड है, एसिड सॉल्यूशन है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल की हमने अभिक्रिया कराई तो ये बना जिंक सल्फेट जो एक लवण है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस निकली। अब हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं कि हमने प्रैक्टिकल किस तरीके से किया है। एक हमने एक स्टैंड लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है जिसे परख नली बोलते हैं। परख नली के अंदर हमने कुछ जिंक के टुकड़े लिए, छोटे छोटे, देखो ये जिंक के टुकड़े नजर आ रहे हैं, ये जिंक के टुकड़े हैं। और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब में पहले से हमने टन सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, H2SO4 डाल रखा है। ये परख नली है, ये स्टैंड है और ये यहाँ से प्रवाह नली है कि इसमें से जो गैस निकलेगी वो अंदर बाहर जाएगी। बाहर हमने एक साबुन का घोल ले रखा है और साबुन के घोल में उस गैस को हमने प्रवाहित किया है। प्रवाहित करेंगे तो इसमें देखिए जिंक सल्फेट जब डाली है तो जिंक सल्फेट इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन करने के बाद इसमें हाइड्रोजन के ये बुलबुले हैं, हाइड्रोजन के ये बुलबुले ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊपर उठेंगे और धीरे धीरे यहाँ से परख नली खुली हुई है और यहाँ से ये गैस इस तरीके से यहाँ तक जाएगी। ये देखो गैस जा रही है, यहाँ पे गैस आई और पानी के अंदर, साबुन के पानी के अंदर जैसे ही एयर जाती है तो उसमें बुलबुले बनते हैं। तो इसमें साबुन का जो घोल है उसमें से ये देखो छोटे छोटे बुलबुले बन रहे हैं। ये इस तरीके से बुलबुले बड़े हो बाहर जैसे जैसे जाते रहते हैं, बड़े होते जाते हैं और यहाँ पे इसका आकार ऐसा हो जाता है। तो हम चेक करते हैं, एक कैंडल लेते हैं, एक मोमबत्ती लेते हैं और मोमबत्ती से हमने ये बुलबुलों के पास लेकर के जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती जलती हुई है और उसे हम किसके पास लेके गए, साबुन के घोल के जो बुलबुले उठ रहे हैं उसके पास लेते गए। और ले जाने के बाद जैसे ही हमने उस बुलबुले से कैंडल को लगाया, मोमबत्ती को लगाया, तो ये एक पॉप साउंड के साथ इसमें से एक आवाज आती है जिसका साउंड होता है पॉप साउंड की आवाज आती है। इससे हम यह कह सकते हैं कि जिससे जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उससे बनने वाला जो लवण है वो हमारा जिंक सल्फेट, यहाँ पे जो लवण होता है वो जिंक सल्फेट बनता है। यहाँ पे जिंक सल्फेट के कुछ लवण आ जाएंगे और जो गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस हमें निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्रोड्यूस होती है। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि निकलने वाली जब अम्ल तथा क्षार के साथ जब अम्ल तथा धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है तो वो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही आज के दिन का ये 2 टॉपिक थे। धन्यवाद। ये 10th के सभी जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट अपनी साथ साथ जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो सिलेबस आपका क्लास में चल रहा है वो आपको यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और अपनी प्रॉपर तरीके से फेयर कॉपी बना लीजिए जो आपके भविष्य में काम आएगी। सेव कर